नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2022-23 के लिए आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और बजट से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं बजट स्पेशल शो सिन्हा सर की बजट क्लास। इससे पहले मैं अपने खास मेहमान को आमंत्रित करूं, आपको ये बता देते हैं हम कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करके हम इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं। इस शो में शामिल सभी मेहमान पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं और साथ ही यहाँ पर सामाजिक दूरी का भी हमने पूरा ख्याल रखा है। तो आइए बिना वक्त गवाए आमंत्रित करते हैं अपने खास मेहमान सिन्हा सर को। छात्र बेसब्री से सिन्हा सर का इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत एबीपी न्यूज के स्टूडियो में। आइए, बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज में। सिन्हा सर को आप सबने टीवी पर देखा होगा, संसद में भी कई बार सुना होगा। सिन्हा सर मतलब जयंत सिन्हा जी बीजेपी के सांसद हैं, मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, अभी संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार हैं। आईआईटी दिल्ली के बाद विदेश में पढ़ाई की, नौकरी भी की, फिर राजनीति में आए देश सेवा के लिए। इसी माटी के मानुष हैं और अपनी माटी से गहरा जुड़ाव रखते हैं सिन्हा सर। सर, आज जैसा कि आप देख रहे हैं छात्र यहाँ पर मौजूद हैं अपने सवालों के साथ और छात्रों के सवालों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को हम आपसे समझेंगे। और इससे पहले छात्रों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि बात बजट की हो रही है, ऐसे में बजट को लेकर समझ ये बनती है कि बजट मतलब आमदनी और खर्च का बही खाता, लेकिन देश की आमदनी और देश का खर्च कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, अगर इससे शुरुआत करें तो। रुमाना जी, जो आपने प्रश्न पूछा है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसे आपने कहा कि अगर आपको सरकार के हिसाब किताब को समझना है तो आपको बजट को समझना पड़ेगा। और इसमें सरकार के खर्चे हैं, यानी सरकार की जो स्कीम है, जो हम लोग फौज को पैसे दे रहे हैं, इंडियन रेलवेज को पैसे दे रहे हैं, इन सब पे हम लोगों का कुल मिलाकर खर्चा कितना है। अगर ये खर्चा है तो क्योंकि सरकार को भी अपनी दुकान चलानी होती है तो सरकार को कमाई भी कहीं से लानी होती है। और कमाई के कुछ स्रोत हैं, एक तो टैक्स हैं जो आप जानते ही हैं, कुछ हैं जब हम लोगों को डिविडेंड वगैरह मिलते हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनसे हमें डिविडेंड मिलते हैं, और कुछ जब हम लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं, निजीकरण करते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं तो उससे भी हम लोगों को कुछ आमदनी मिलती है। तो वो हम लोगों के कमाई के ये कुछ स्रोत हैं। इस वर्ष बजट के अनुसार सरकार खर्चा 35 लाख करोड़ करेगी, लेकिन सरकार की आमदनी, सरकार की कमाई सिर्फ 20 लाख करोड़ है। यानी अगर आप सरकार को एक आप बिजनेस समझें, एक दुकान समझें, तो आप खर्चे 35 लाख करोड़ कर रहे हैं और आपकी कमाई सिर्फ 20 लाख करोड़ है। यानी सरकार 15 लाख करोड़ के घाटे में इस वर्ष चलेगी। और वो घाटा हम लोग बाजार में जाकर, बैंकों से जाकर हम लोग उधार लेंगे, तब जाकर हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं, उस घाटे को। जयंत सर, धीरेन्द्र जी भी तैयार हैं अपने सवाल के साथ। धीरेन्द्र सर के पास पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले छात्रा का सवाल। और सबसे पहला सवाल, मिताली अरोड़ा तैयार हैं। जीडीपी का बढ़ना या घटना क्या होता है? जीडीपी जब बढ़ती है और घटती है तो उसके मायने क्या होते हैं हमारे लिए? जीडीपी का मतलब क्या है? देखिए, एक किसान जो है जब अपनी फसल का उत्पादन करता है तो हम कहते हैं कि उसका जो उत्पादन है वो फसल है। उसी प्रकार से देश जब उत्पादन करता है, जब देश का उत्पादन होता है तो उस उत्पादन को हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी। यानी कुल मिलाकर देश में जितना उत्पादन हो रहा है, चाहे वो पकौड़े हों, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपका जाके बाल किसी ने काट दिया हो, ये उत्पादन है। और इस उत्पादन को कुल मिलाकर हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए, देश के लिए सबसे ज़रूरी है कि उत्पादन बढ़े। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आप लोगों को कमाई ज़्यादा मिलेगी, आप लोगों को रोजगार दिखेगा। तो उत्पादन बढ़ाना देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक नज़रिए से अगर देखें, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि उत्पादन को हम लोग बढ़ाएं। इसलिए आप जब अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में जब चर्चा होती है, तो हरदम यही बात होती है कि जीडीपी यानी उत्पादन की वृद्धि हुई है, यानी बढ़ा है या घटा है। इसलिए जीडीपी को समझना, उत्पादन को समझना बहुत ही जरूरी है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल निश्चल का है जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसका जिक्र बार बार होता है, खास तौर से
बजट में? सरकार की जो कमाई है उसमें से करीब 15 लाख करोड़ जो है, 15 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ आपको टैक्स से मिलता है, टैक्स से। और वो टैक्स जो है आज के समय 60% यानी 15 लाख करोड़ के 7% जो हैं वो इनडायरेक्ट आ रहे हैं और डायरेक्ट जो हैं वो करीब 40% आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें क्या अंतर है? जब आपको बैंक में कंपनी जो है आपको अपनी तनख्वाह देती है तो उसमें से आपको टैक्स भरना पड़ता है, वो डायरेक्ट टैक्स है, सीधा आपकी तनख्वाह से उसको निकाला जाता है। TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स विथहोल्डिंग हो गई, सीधा डायरेक्ट आपका टैक्स निकाला गया। लेकिन जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप दुकान में कोई खर्चा करते हैं तो वहां एक GST लागू होती है, या आप पेट्रोल जाके पेट्रोल में अपनी टंकी को भरते हैं, वहां भी एक टैक्स लागू होता है। उस टैक्स को इनडायरेक्ट कहा जाता है, वो सीधा आपके बैंक के खाते से नहीं निकलता है, लेकिन जब आप खर्चा करते हैं तब हम लोग वो टैक्स आपसे वसूल करते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। एक गलतफहमी कई नागरिकों की रोमाना जी होती है, वो है कि सिर्फ अमीर लोग टैक्स देते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी। इस देश का हर नागरिक जो है वो टैक्स देता है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं, इसलिए बजट महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैक्स हम लोग सब लोग देते हैं और इसलिए हम लोग सब चिंता करते हैं कि बजट में कहीं टैक्स को बढ़ा तो नहीं दिया जा रहा है। सबको यही चिंता। और एक सवाल जो मेरे ख्याल से टैक्स पेयर जो है उसके मन में है कि साहब क्या देश में इनकम टैक्स कभी खत्म हो सकता है सर? बहुत सारे लोग हम लोगों से आके कहते हैं कि भाई टैक्स कम करिए, इनकम टैक्स को बंद कर दीजिए या हमको और यहाँ पैसे दीजिए। लेकिन हमें पहले तो ये समझना है ना कि सरकार घाटे में चल रही है। तो इनकम टैक्स को अगर हम लोग बंद कर देंगे तो सरकार का पैसे का एक बहुत बड़ा स्रोत खत्म हो जाएगा। और इनकम टैक्स जो है वो हम लोग नागरिकों से भी लेते हैं और कंपनियों से भी लेते हैं, और लगभग जितना हम लोग कंपनी वालों से लेते हैं उतना हम लोग नागरिकों से लेते हैं। तो इनकम टैक्स अगर हम लोग बंद कर देंगे तो जो 15 लाख करोड़ का घाटा है, इतना बड़ा घाटा और भी बढ़ता चला जाएगा। धीरेन्द्र जी का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र सर, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि हमारा करीब करीब 20% खर्चा ब्याज पे हो रहा है, जो ये डेफिसिट है जिसको हम बोरो करते जा रहे हैं। कभी सरकार ये सोचती है कि हम जीरो बेस बजट, कभी ऐसे बजट पे आएंगे जहां हमारा खर्चा और आमदनी बराबर होगा? 35 लाख करोड़ के खर्चे में 8 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज में जा रहा है। और ब्याज में क्यों जा रहा है? क्योंकि जो पूरा ऋण जो है, जो भारत सरकार का जो पूरा ऋण है, वो कुल मिलाकर आज के समय करीब 200 लाख करोड़ के आसपास हो गया। 200 लाख करोड़। और इसका पेमेंट, इसको कौन भुगताएगा? आप लोग भुगताएंगे, क्योंकि ये चलता रहेगा। ये जो ऋण जो है वो एक कर्ज जो है वो हम सब पे है और हम लोगों को इसको भुगताना पड़ेगा, हम लोगों को इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो धीरेन्द्र जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर 200 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का ऋण है, अगर हम लोग हर वर्ष 8 लाख करोड़ इस पे हम लोग ब्याज भर रहे हैं, तो ये कभी घटेगा क्या? इसको कम कैसे किया जाएगा? और अगले जो पीढ़ियां हैं, इन पे हम लोग इतना बड़ा भारी बोझ क्यों हम लोग चढ़ा रहे हैं? कोविड महामारी में क्या हुआ था कि कमाई कम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो हम लोगों की एक्टिविटीज थी जिसके द्वारा टैक्स वगैरह मिलता था, वो सब कम हो गए थे। इसलिए कमाई बहुत कम थी, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए थे और इसलिए घाटा बहुत ज्यादा हो गया था। और एकाएक जो हम लोगों का, जिसको कहते हैं डेट टू GDP, यानी हमारा कर्ज कितना है, हमारा उत्पादन कितना है, इसमें जो अनुपात है, इसका जो रेशियो है वो कितना है, वो बहुत बढ़ गया और इसलिए ब्याज भी है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन अब इसमें जो खेल है वो है ग्रोथ का, यानी वृद्धि का। अगर अब जाकर उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, और इसलिए बजट को हम लोगों को बहुत बारीकी से समझना है, अगर बढ़ोतरी होती है तो जो अभी 90% डेट टू GDP रेशियो है, 90% जो है 200 लाख करोड़ है, इसको हम लोग घटा घटा के जैसे GDP की वृद्धि होगी इसको वापस 60-70% पे ले आएंगे। 60-70% पे सब लोगों का अनुमान है कि ये हम लोगों के लिए ठीक है, सस्टेनेबल है, इसको हम लोग संभाल सकते हैं। और देखिए, ये नहीं है कि सब जो हम लोग कर्ज लेते हैं वो गलत है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप जब गाड़ी खरीदती हैं, जब आप गाड़ी खरीदती हैं तो आप लोन लेती हैं, ऑटो लोन लेती हैं। आप जब घर खरीदते हैं तो आप भी होम लोन लेते हैं। उसी प्रकार से ये मत भूलिए कि सरकार भी बहुत सारी चीज़ों पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी बड़ी बड़ी चीज़ों पे खर्चा किया जाता है। जैसे सड़क पे खर्चा किया गया, पुल पे खर्चा किया गया, एयरपोर्ट पे खर्चा किया गया, रेलवे पे खर्चा किया गया। उसके लिए ऋण लेना, ब्याज लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन वो एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसको एक संतुलन में होना चाहिए। वो अगर संतुलन है, जो 60-70% लोग कहते हैं संतुलन है, वो अगर उस लेवल पे है तो अच्छी बात है।
इससे ज़्यादा जैसे अब 90% पे आ गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको वापस हम लोग उत्पादन में वृद्धि देकर हम लोग इसको फिर कम कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग, ये संतुलन हम लोगों को बनाना। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? इसको समझना बड़ा सरल है। ऐसा है कि जब आप दुकान में जाके, जैसे आपने रजाई खरीदा, ठीक है, तो आपने रजाई का आपने उसके लिए भाव दिया, ठीक है। ऐसे आप सब जो वस्तुएं खरीद रही हैं, सब जो सेवाएं खरीद रही हैं, उनमें क्या ग्रोथ हो रहा है, उसमें क्या वृद्धि हो रही है, उसको कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं। और वो आपको कंज्यूमर यानी ग्राहक के नज़रिए से उसे समझना है, ठीक है ना। तो आप रजाई आपने खरीदा, रजाई को आपके लिए आपने 100 रुपये पिछले वर्ष दिए, इस वर्ष 110 रुपये दिए, तो आप कहेंगे भाई इसका वृद्धि जो है, इसकी ग्रोथ जो हुई है वो 10% हुई है, 100 से 110 हो गई। ये आपने महसूस किया, ठीक है। लेकिन आपको रजाई किसी ने बेचा, रजाई वाला था, एक दुकानदार था, उसने उस रजाई को 80 रुपये में खरीदा और फिर अगले वर्ष में 82 रुपये पे खरीदा, यानी उसका एक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हुआ। उसके लिए जो था दाम कितना बढ़ा और आपके लिए दाम कितना बढ़ा, वो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में अंतर है। एक ग्राहक देख रहे हैं और एक दुकानदार देख रहे हैं, ये इसमें अंतर है। समझ आया आपको? बिल्कुल जी। सिन्हा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेस क्या है और क्यों लगाया जाता है? सेस जो है वो, अगर आपका इनकम जो है एक सीमा से ज़्यादा है तब आपको सेस देना पड़ता है। तो अगर आप 50 लाख अगर आपकी तनख्वाह है तो आपको 30% नहीं, उससे ज़्यादा आपको सेस लगा के देना पड़ता है। आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका सेस जो है और भी बढ़ जाता है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेस और भी देना हो जाता है। तो ये जो है, आप इसको समझिए कि एक सप्लीमेंट है, एक अतिरिक्त और टैक्स आपको देना पड़ता है अगर आपकी आमदनी जो है वो बहुत ही ऊंची है। तो एक सेस का एक ये मतलब होता है। दूसरा सेस का मतलब ये होता है कि सब जो टैक्स हैं वो हम लोगों को राज्य सरकारों को भी देना होता है, लेकिन जो सेस है उनको हम लोगों को राज्य सरकार को नहीं देना होता है। इसलिए सेस का उपयोग तब भी किया जाता है जब केंद्र सरकार को जो आपको राजस्व यानी रेवेन्यू मिल रहा है वो आप अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो इसको सेस के 2 अर्थ होते हैं, दोनों अर्थ के मैंने तो माने सप्लीमेंट्री टैक्स जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के खाते में ही जाता है, ये सेस है। जी। पुनीत, आपका सवाल है। सिन्हा सर, ये डिसइन्वेस्टमेंट शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, ये होता क्या है और इसके फायदे क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी। डिसइन्वेस्टमेंट, जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार के कमाई के कुछ स्रोत होते हैं। एक तो टैक्स हुआ, टैक्स पे हम लोगों की लंबी चर्चा हुई। एक और जो है वो है जो हम लोग जब डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट के 2 तरीके हैं। अगर आप समझना चाहें तो 2 तरीके हैं। एक ये है कि हम लोग जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जैसे एनटीपीसी को ले लीजिए। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी जो है पावर जनरेशन कंपनी है वो, और एसबीआई देश की सबसे बड़ी जो है ये बैंक है। इनका जो है शेयर, वो शेयर बाजार में लिस्टेड है, शेयर बाजार में उनकी ट्रेडिंग होती है और सरकार जो है उसका 50%, 60%, 70% उसके मालिक है। जब मालिक थोड़ा 2% उसका बेच दे तो वो थोड़ा बहुत हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग शेयर बाजार में उसको बेच देते हैं। वो एक किस्म का डिसइन्वेस्टमेंट होता है। एक दूसरे किस्म का डिसइन्वेस्टमेंट है एयर इंडिया का, जैसे अभी हुआ है, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और सफल ये एक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है जो एयर इंडिया का पूरा एक साथ, कुछ शेयर बाजार में 2%, 3%, 4% नहीं, लेकिन 100% स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है वो अब टाटा को चला गया है। और एयर इंडिया जो पहले आपको याद होगा टाटा की कंपनी थी और उसको एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। हाँ बिल्कुल, घर वापसी हुई है। उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको नेशनलाइज किया था, पंडित नेहरू जी ने किया था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के समय इसको अब प्राइवेटाइज कर दिया है। 100% जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट होकर टाटा के पास चला गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के भी 2 तरीके होते हैं। एक, जब शेयर बाजार में आप 2%, 4%, 6% बेचिए। दूसरा, जब आप 100 का 100% आप किसी कंपनी को आप बेच देते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। देश और देशों के साथ मुकाबला तभी कर पाएगा जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा। सही बोले कि नहीं? बिल्कुल, है ना, उत्पादन बढ़ेगा। देखिए, सरकार हर चीज को नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर बेहतर करता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार बेहतर करती है। अब फौज तो हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते ना, वो तो सरकार को चलाना है। पुलिस जो है वो भी सरकार को चलाना है।
कानून जो है वो भी सरकार को चलाना है। तो जो कुछ पब्लिक गुड्स होते हैं, जो सार्वजनिक तौर पे जो काम करने होते हैं, पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक जो चीजें हैं, वो सरकार को करना होता है। जो प्राइवेट गुड्स हैं, यानी जो निजी वस्तुएं हैं, जो निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स, चाहे वो फोन हो गया, चाहे वो बैंक हो गया, चाहे वो एयरलाइन हो गई, इन सब चीजों में उत्पादन बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के उपयोग को करने के लिए, कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट एक्सेलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या देखा है कि प्राइवेट सेक्टर उसको सरकार से ज्यादा बेहतर कर सकती है। तो अगर हमारा लक्ष्य उत्पादन, बिल्कुल, तो ज्यादा उत्पादन कुछ चीजों में, जो सार्वजनिक चीज नहीं, जो निजी चीज है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है बेहतर कि सरकार है बेहतर, वो आप ही जानते हैं। आज आपके फोन अगर आप देखें, BSNL वाले फोन कम होंगे, इंडिगो पे लोग ज्यादा चलते हैं। मेरे ख्याल से वो जो पहले आप कह रहे थे ना, कर्ज लेने वाली बात पर जब आप कह रहे थे कि साहब संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, सारा कर्ज बुरा नहीं है, संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल रिया का सवाल है आगे। हाँ सर, बेरोजगारी भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सर क्या बजट से बेरोजगारी कम होने की उम्मीद की जा सकती है? ये युवाओं के मन की बात है, रोजगार, बेरोजगारी बड़ी समस्या है। नहीं, बिल्कुल बड़ी समस्या है, और इसके बारे में तो हम लोग दिन रात लोगों से चर्चा करते रहते हैं, और सब मेरे युवा मित्र मुझसे हरदम यही प्रश्न पूछते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि सरकार के पास असीम साधन नहीं है। मैंने बताया ना कि सरकार जो है वो घाटे में चल रही है, 15 लाख करोड़ का घाटा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार एक जादू की छड़ी से रोजगार का सृजन कर सकती है, नहीं कर सकती है। और ये भी आप लोग समझ लीजिए कि ज़्यादा रोजगार का सृजन सरकार में नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो बजट के द्वारा सरकार का प्रयास यही होता है कि ऐसा एक माहौल बनाए जिसमें प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी जो संस्थाएं हैं वो और लोगों को रोजगार दें। तो माहौल बनाने में, नीतियां बनाने में बजट जो है एक मील का पत्थर है, और बहुत ज़रूरी है कि इसमें ऐसे नीतियां हों, ऐसे उसका एक माहौल बने जिसमें कि रोजगार का सृजन हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। सब जगह हमारे युवा साथियों को मौका मिले, अवसर मिले कि वो अपना वहाँ रोजगार ले सकें, नौकरी उनको मिल सके। तो इसलिए बजट का डायरेक्ट भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम लोग सरकार में खर्चा करते हैं, हम लोग सरकार के द्वारा पुल बनाते हैं, सड़क बनवाते हैं, उसमें रोजगार का सृजन होता है। लेकिन उससे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था की रूपरेखा क्या है, अर्थव्यवस्था की नीतियाँ क्या हैं, अगर वो माहौल सही बना, सकारात्मक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बने, तब जाकर रोजगार का सृजन तेजी से हो सकता है। बिल्कुल, आपने इतने सरल अंदाज में और इस शानदार तरीके से सब कुछ लिखकर बाकायदा बजट को हमारे छात्रों के लिए और दर्शकों के लिए आसान बना दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जोमाना जी, सब मेरे दोस्तों को बहुत बहुत। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।